नाज़रीन, रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं और हम वो प्रैक्टिकल साइन देख रहे हैं जिसमें एक नया रीजनल ऑर्डर, और हम ये देख रहे हैं कि जो ओआईसी वर्ल्ड है वो एक इंडिपेंडेंस हासिल करती हुई नजर आ रही है 100 साल के बाद। 100 साल की ये गुलामी का दौर है जिसमें आलमी सतह के ऊपर जो ओआईसी वर्ल्ड है वो अपनी हैसियत खो बैठे हैं। आलमी फैसलों में उनका कोई किरदार नहीं और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जिस ओआईसी मुल्क ने भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वहां पर रिजीम चेंज कर दी गई है या फिर उसको एक फेल्ड स्टेट बनाकर दिया हुए निशाने इबरत बना दिया गया है। तो पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ओआईसी वर्ल्ड के लिए एक चांस पैदा हुआ है, एक ऐसी रियलिटी का आगाज हुआ है कि जिसमें उन्होंने पहला कदम उठा दिया है अपनी फुल इंडिपेंडेंस के लिए कि वो अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे, अपनी पावर जो है वो रीगेन कर सकेंगे। तो ये हो रहा है इस जंग की वजह से। तो इजराइल जो है वो इनके सर के ऊपर बैठा हुआ है, उसको बाकायदा बिठाया गया है और उसका मकसद ये है, आप देखें ना, इतनी जो अनकंडीशनल और अनक्वेश्चनड उसकी जो जुल्म है, उसकी जो बेरहमी है, ये तो खुद वेस्टर्न कंट्रीज के पास भी नहीं है। यहां कोई भी वेस्टर्न मुल्क अगर इतना ओपनली जाकर कुछ करता है तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस गवर्नमेंट को ओपन अप नहीं दिया जाए। और लोग वहां पर जब वो खड़े हो जाते हैं तो ये इजराइली है जो आकर एक जेनोसाइड कर सकता है खुलेआम। तो उसको जो इतनी पावर दी गई है और अनक्वेश्चनड पावर दी गई है, तो उसका मकसद ही उससे सिर्फ यह है, जो जर्मन चांसलर ने एतराफ किया, ऐसे इतराफ एक आध बार ही होते हैं कि इजराइल डर्टी वर्क जो है वो हमारे लिए कर रहा है, माना कि इजराइल डर्टी वर्क कर रहा है। तो ये है कि भाई ओआईसी के सर के ऊपर इसको उठा के बिठा के रखो और जो ही ओआईसी वर्ल्ड जो है, ओआईसी मुल्क जो है वो सर उठाने लगे तो उनको कुचल दो। इसी काम के लिए जब उसको बिठाया, और आप देखेंगे एक एक मुल्क जिसने सर उठाने की कोशिश की, जिसने सबको मुतहद करने की कोशिश की, जिसने अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की, उसको जब वो कुचल दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से हिट हुए। तो इजराइल इस इक्वेशन को रिवर्स करने के लिए और अपनी डोमिनेंस को हासिल करने के लिए हर हद तक जाएगा, हर तरह का वायलेंस वो यहां पर फैलाने की कोशिश करेगा, रिजीम चेंजेस करेगा, नई जंगें छेड़ेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, साजिशें करेगा। ये आप कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें और वो हर हद तक जब जाएंगे अपनी पूरी कोशिश करेंगे, साजिशें करेंगे। एक और जंग यहां पर छिड़ सकती है और अगर जंग वापस आती है तो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अंदाज के अंदर जब वापस आएगी। सो लेट्स सी के क्या होगा। बट यह है कि ओआईसी वर्ल्ड के पास 100 साल के बाद एक ऐसा चांस आया है कि सब मुत्तहद हो रहे हैं, आजादी हासिल कर रहे हैं, अपना ऑर्डर लाने में जो है वो उनके लिए एक ऐसा माहौल बन चुका है कि वो अमेरिका और इनके तसल्लुत से थोड़ी सी आज़ादी जब वो हासिल कर सके। तो ये एक कदम है कि वो आलमी सतह के ऊपर अपनी हैसियत को जब वो दोबारा मनवा सकें। दौलत इनके पास है, पॉपुलेशन इनके पास है, जियोग्राफी इनके पास है, देखें सब कुछ तो है, लेकिन आलमी सतह पर कोई हैसियत नहीं है। अपने रीजन के फैसले भी ये खुद नहीं कर सकते। तो जनाब अली, एक ओआईसी की बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है। ओआईसी कंट्रीज के जो स्पीकर्स हैं उनकी मुलाकात आज़रबाईजान के अंदर हुई है और जो ईरान के स्पीकर हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और उनकी बड़ी अहम तरीन मुलाकातें वहां पर हुई हैं। इजराइल अब ये कह रहा है, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यमन के साथ जंग की तैयारी हो रही है। यमन के साथ अब इजराइल जब यमन के साथ जंग की तैयारी कर रहा है तो यमन तो तैयार है, आ जाएं। अगर अब देखना कि उनको यह है कि लेबनान से अगर उनको निकलना पड़ता है तो फिर कहां जाकर बमबारी करें, तो अब वो तलाश कर रहे हैं कि ठीक है यमन पर अटैक जाकर या वो करते हैं एक रीजन में एस्केलेशन करने के लिए, क्योंकि देखें ना कि वहां से इजरायली जहाज उड़ेंगे, यहां आकर बम्बारी करेंगे, इधर से यमनी रॉकेट्स जाएंगे, तो वो एक रीजनल वॉर वाला एक सिनेरियो जब बन जाएगा। तो इसलिए अब वो यमन को जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि यमन हमारे खिलाफ खतरा है, तो हम यमन पर। इजरायली मीडिया ने आज ये रिपोर्ट किया अचानक से। तो इसके अलावा इजराइल ने लेबनान के अंदर 3 से 4 वायलेशंस की हैं सीज फायर की, वहां पर फिर वही हरकतें जो वो की हैं, 3-4 बड़े इवेंट्स वहां पर हुए हैं। नेतन्याहू का पहला स्टेटमेंट आया है अमेरिकी सदर के खिलाफ। नेतन्याहू खुद जो है वो उसने ट्रंप के खिलाफ, उसका एक भी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। बैन गवर ये सारे ये स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन नेतन्याहू का एक भी स्टेटमेंट ट्रंप के खिलाफ नहीं है। अभी उसने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कहा है कि हम अमेरिकन सदर को भी नो कह सकते हैं, हम अमेरिकन सदर को भी नो कहेंगे लेबनान के हवाले से और बाकी इशूज के हवाले से। ये आज उसकी स्टेटमेंट आई है। मार्को रूबियो जो है वो रीजनल दौरे पर है और मार्को रूबियो और जेडी वैंस का जो है वो ना एक समझ ले कि कंपटीशन है, एक सियासी राइवलरी है, क्योंकि दोनों अपने आप को पेश कर रहे हैं अगले सदर के तौर पर, जेडी वैंस और मार्को रूबियो। जेडी वैंस जो हैं वो क्रिटिकल टू इसराइल हैं, इसराइल के ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो है ये इसका एक भी स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अभी जब वो रीजन के अंदर है तो इसने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट जारी की हैं
जिसमें इसराइल की पोजीशन के साथ अपने आप को अलाइन किया है। सो जाहिर है कि वहां पर जो इजरायली लॉबी है वो मार्को रूबियो के ऊपर ज्यादा पैसा लगाने जा रही है, ज्यादा इसको जब वो प्रमोट करने जा रही है और सपोर्ट करने जा रही है कि ये अगला सदर बने। तो जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसका अमेरिका की दाखिली सियासत के साथ भी ताल्लुक है और इजरायली लॉबी भी देख रही है कि उसने अगला सदर किसको बनाना है। सो जेडी वैंस को मेरा नहीं ख्याल कि वो बनाएंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसने बहुत खुलकर जो इसराइल के खिलाफ बयान दे दिए हैं। मार्को रूबियो जो है अभी तक इसका एक भी बयान इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसराइल के जो नैरेटिव है उसकी सपोर्ट के अंदर इसके बयान अभी भी आ रहे हैं। अभी इसने रीजन के इस विजिट के दरमियान बहुत सारे बयान जारी किए और इसने ये भी कहा कि इसराइल जो है ना वो सही कर रहा है, लेबनान में जो कर रहा है ये इसराइल सही कर रहा है। और इसी दरमियान जब रशिया की स्टेटमेंट आई है कि जो वेस्टर्न ममालिक की बेसिस हैं दूसरे मुल्कों में, यही कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी हैं। ये बैठे तो अमन के लिए हुए हैं लेकिन असल में ये सबसे बड़ी कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी हैं। सबसे पहले उर्दुगान की एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट जो वो शेयर करता हूं मैं आपके साथ। उर्दुगान ने कहा टर्क्स, कुर्द, अरब्स और पर्शियंस इन्होंने मिलकर एक इंतहाई वायलेंट और डेंजरस मंसूबा उसको नाकाम बना दिया है और यह मंसूबा हिस्ट्री विल रिवील, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यह मंसूबा क्या था। यानी आम लोगों को और दुनिया को पता चलेगा कि यह मंसूबा क्या था। यह सारी बात इस जुमले में छुपी हुई है। तुर्कों ने, कुर्दों ने, अरबों ने और पर्शियंस ने, ईरानियंस ने, इन चारों ने मिलकर एक खौफनाक तरीन मंसूबे को जब नाकाम बनाया। यानी वो खौफनाक तरीन मंसूबा क्या है? वो खौफनाक तरीन मंसूबा यह है कि जो ईरान पर जंग छेड़ी गई वो सिर्फ ईरान को डिस्टेबलाइज करने की जंग नहीं थी, वो इस रीजन की ईंट से ईंट बजा देने की जंग थी। इस रीजन को दहाइयों तक के लिए एक क्योस और वायलेंस के अंदर धकेलने की जंग थी और जिसके अंदर इसराइल जब वो बहुत खुलकर जो है वो अपना खेल खेल सकता था। जब हर तरफ पॉवर्टी होती, वायलेंस होता, डिस्टेबलाइजेशन होती, क्योस होता, ईंट से ईंट बजा दी जाती इस रीजन की। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता तो फिर डेकेड्स तक ये वायलेंस है वो संभाला नहीं जाना था। तो ये आज उर्दुगान यानी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा आने वाले दिनों में दुनिया के सामने ये मंसूबा खुलकर आ जाएगा। और उसको ये इतना बड़ा मंसूबा था कि सबने समझा, अरब भी इकट्ठे हो गए, ईरानी वो कहते हैं महमूद अय्याज एक ही सब में खड़े हो गए, तो ईरानी और अरब, तुर्क, कुर्द ये सारे के सारे एक ही सब के अंदर खड़े हो गए कि ये तो मामला ही कुछ और है। ये तो न्यूक्लियर का मामला है ही नहीं, ये सिर्फ ईरान को डिस्टेबलाइज करने का भी मामला नहीं है, ये पूरे रीजन की ईंट से ईंट बजाने का मामला है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मुसल्लत किया गया जिसको ईरान ने बहुत बहादुरी के साथ, बहुत कुर्बानियों के साथ पीछे धकेला है। सो रीजन शुड थैंक टू ईरान एंड वर्ल्ड शुड थैंक टू ईरान, क्योंकि एक डिस्टेबलाइज मिडिल ईस्ट, एक डिस्टेबलाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, एक डिस्टेबलाइज पर्शियन गल्फ, ये दुनिया के इंटरेस्ट में भी नहीं था, वर्ल्ड इकोनॉमी के इंटरेस्ट में भी नहीं था। दुनिया में कहत आ सकता था, भूख और बढ़ सकती थी, सब कुछ हो सकता था। सो ईरानियंस ने जिस तरह से विजडम के साथ बिहेव किया और एक मुआहदे के अंदर गए, वो चाहते तो एक लंबी जंग लड़ सकते थे, वो चाहते तो मैडनेस दिखा सकते थे, क्योंकि उनके साथ कसर तो कोई नहीं छोड़ी गई, उनके लीडर्स को जब असैसिनेट कर दिया गया। और आप देखें तो मौजूदा जो सुप्रीम लीडर हैं उनके वालिद को शहीद किया गया और उनकी बाकी फैमिली मेंबर्स को शहीद किया गया। तो मतलब अगर वो बहुत गुस्सा और जज्बात में वो किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन आप देखें फिर भी उन्होंने इस सब को काबू में रखा और एक मुआहदे की तरफ गए। दुनिया को एहसानमंद होना चाहिए ईरान का और रीजन को एहसानमंद होना चाहिए ईरान का। और जो अमेरिका और इसराइल ने मैडनेस दिखाई उसके ऊपर दुनिया को जब वो बात करनी चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे थे। मुझे बताएं मकसद क्या था? एक डिस्टेबलाइज ईरान क्या सऊदी अरेबिया के हक में है? ये इनके सबसे बड़े इत्तेहादिया ना, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, क्या ये इनके सब के हक में था? क्या ये आज़रबाईजान और पाकिस्तान के हक में था? एक डिस्टेबलाइज ईरान जब किसके हक में था? किसी के हक में नहीं था, किसी को उससे बेनिफिट नहीं होना था सिवाय इसराइल के, जो हर तरफ जब वो क्योस चाहता है। ये उर्दुगान की स्टेटमेंट। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका एग्री हो गया है, अमेरिका और तुर्की में मुआहदा तय पा गया है कि जो तुर्की अपने फाइटर जेट्स बना रहा है उसके लिए इंजन देने के लिए अमेरिका और तुर्की के दरमियान डील तय पा गई है और अमेरिका बहुत जल्द इसके जो इंजन हैं वो तुर्की को फराम करेगा। ईरान के स्पीकर जो है वो स्विट्जरलैंड से वो तेहरान से ओमान से वो पहुंचे हैं कहां? आज़रबाईजान, बाकू, जहां पर OIC वर्ल्ड के OIC मालिक के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं उनका वहां पर इजलास हुआ। सो ईरान के स्पीकर ने बहुत सारे मुल्कों के जो स्पीकर्स हैं उसके साथ भी मुलाकात की और जो आज़रबाईजान के सदर हैं उनके साथ भी मुलाकात की।
और अजरबैजान के साथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक खबर आपको याद है कि आई थी कि वहां पर इजरायली फौज मौजूद थी और अजरबैजान के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुआ जिसमें अजरबैजान ने ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दी, लेकिन फिर अजरबैजान जो पीछे हट गया और ईरान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी जब वो भेजी। सो अजरबैजान के साथ अच्छे ताल्लुकात होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजरबैजान के सदर के साथ जब वहां पर मुलाकात हुई तो ईरान के सदर ने वहां पर मुलाकातें की और क्या बात की, OIC वर्ल्ड को एक न्यू रीजनल ऑर्डर जब बनाना होगा। और बहुत सारी मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने तुर्की के जो स्पीकर हैं उनके साथ मुलाकात की और इसमें उन्होंने कहा कि रीजन के अंदर तबाही का जो जिम्मेदार है वो ज़ायनिस्ट एंटिटी है और हमने इस जंग में अमेरिकन हेजेमनी और इजराइल की जो फॉल्स पावर है उसको उड़ा कर रख दिया, शैटर्ड इन द इंपोज्ड वॉर। हमने उड़ा कर रख दिया इस पावर को और वेस्ट एशिया के ममालिक और बाकी OIC ममालिक अब इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि एक न्यू रीजनल ऑर्डर ये बनाएं बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज। हमारे पास कितनी ताकत है, हमारे पास कितनी वेल्थ है और हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है। हमें एक ऐसा आजाद रीजनल ऑर्डर बनाना होगा जिसमें अमेरिका और इजराइल की जो हेजमनी है, जो डोमिनेंस है, इसका हमें खात्मा करना होगा। ये मुलाकात ईरान ने की है स्पीकर ने तुर्की के साथ, बाकी स्पीकर के साथ, और ये उनका बुनियादी मैसेज था जो उन्होंने हर एक को कन्वे किया कि हमें एक न्यू रीजनल ऑर्डर बनाने की जब जरूरत है। सो इसकी तरफ बात जब आगे बढ़ रही एंड अगेन इजराइल इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हर हद तक जाएगा। सो आप किसी भी इवेंट के लिए तैयार रहिए और जो न्यूक्लियर जंग है उसका खतरा टला नहीं है। इजराइल देखें अभी जंग, बात यह है कि क्या इजराइल ने यह मान लिया है कि जंग खत्म हो गई है? नहीं माना, उनके नजदीक तो जंग जारी है। सो न्यूक्लियर का खतरा टला नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर का खतरा अमेरिका से नहीं था कि अमेरिका ने न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है। न्यूक्लियर का खतरा इजराइल से था और जब इजराइल को शिकस्त होती चली जाएगी और ये कोलैप्स के दहाने पर पहुंचेंगे तो ये न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे। सो वो खतरा अभी टला नहीं है। अच्छा, लेबनान में जब वो इजराइल कह रहा है कि इन्होंने 2 लोगों के ऊपर वहां पर अटैक किया और वही बयानिया कि हमारी फोर्सेस के करीब आने की कोशिश की, फिर इन्होंने ऐन अल अरब रोड के ऊपर वहां पर नाकाबंदी की और जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तलाशी वगैरह ली। अब ये एक आप देखें ना कि कब्जा करने का एक उनकी ये सारी हरकत है। और फिर यहां पर ऐन अल अरब के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे घरों को डिमोलिश किया। ये एग्रीमेंट में है कि इजरायली फौज, ज़ाहिर है उसने तो रहना ही नहीं है, तो बाकी डिमोलिश करना, लोगों को पर फायर खोलना, ये उन्होंने एक बार फिर किया। सो ये 24 घंटों में अब सूरत हाल यहां है कि बेरूत से साउथ लेबनान में बमबारी, साउथ लेबनान से बमबारी से अब 24 घंटों में एक वाकया, तो वहां तक सूरत हाल आ गई। तो इसको भी जब रोका जाएगा। बाकी सूरत हाल अभी भी नाजुक है क्योंकि इजराइल किसी भी वक्त बेरूत पर अटैक कर सकता है और अगर इजराइल बेरूत पर अटैक करता है तो फिर ईरान को जरा संभालना और मुश्किल हो सकता है। ईरान एक इमीडिएट रिस्पॉन्स भी दे सकता है इजराइल को। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो लेबनान, इसलिए ईरान ये चाहता है, जिसको आप जेडी वैंस भी समझ रहे हैं और अमेरिका भी समझ रहा है कि इजराइल की फौज लेबनान से निकालना सबके इंटरेस्ट में है क्योंकि अगर इजरायली फौज वहां पर रहेगी तो एक जंग का खतरा मुसलसल बना रहेगा क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक जंग को टालना है तो बहुत जरूरी है कि इजरायली फौज लेबनान से निकले। जब फौज निकल जाएगी तो फिर ये इतनी आसानी से वहां पर अटैक नहीं कर सकेंगे। नेतन्याहू जो है वो एक मीटिंग करेगा लेबनान के हवाले से और सीरिया के हवाले से, और नेतन्याहू ने कहा है कि देयर आर मोमेंट्स व्हेन वी से नो इवन टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। अभी ट्रंप का नाम उसने नहीं लिया लेकिन उसने अमेरिकी सदर को सुना दिया। सो बहरहाल ये एक लेबनान का इशू ऐसा होगा जिसमें अमेरिका और इजराइल में फड्डा बढ़ेगा। मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है, कहता है कि इजराइल जो कुछ लेबनान में कर रहा है ये उसकी मजबूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान से अटैक कर रही है इजराइल पर। एक मुकम्मल उसने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है इजरायली ऑक्यूपेशन की और जितने लोग इजराइल वहां पर मार रहा है। सो जेडी वैंस की बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, बहुत खुलकर उन्होंने तनकीद की और यह कहा कि लेबनान में सीजफायर होना चाहिए और मार्को रूबियो कह रहा है कि इजराइल ठीक कर रहा है। बहुत बड़ा फर्क है, यानी मार्को रूबियो बिल्कुल अपने आप को अलाइन कर रहा है विद इजराइल। सो ये अपने आप को यानी पेश कर रहा है एक सदर के तौर पर। तो बहरहाल अब इजरायली लॉबी इस पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रही है। यूएस सेंटकॉम का जो चीफ है वो इजराइल अभी पहुंचेगा अगले घंटों के अंदर और इजरायली मीडिया बता रहा है कि पार्शल विड्रॉल जब वो ये हो सकता है लेबनान से। तो पहले तो ये पार्शल भी डिस्कस नहीं कर रहे थे, अब पार्शल की खबरें ये चलाना शुरू हो गए हैं। सो पार्शल भी होगा और फुल विड्रॉल भी होगा या फिर एक जंग होगी। तो हैरिट्स ने लिखा है कि इजरायली आर्मी जो लेबनान में है, जो ऑपरेशन अब नहीं कर पा रही खुलकर, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब मतलब वो एक ऐसी सूरत हाल में कि उनको पता नहीं है कि भाई आगे क्या होगा। वो बस बैठे हुए हैं वहां पर और एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। थाउजेंड्स ऑफ जो हरीदी हैं
उन्होंने जनाब अली रोड्स ब्लॉक किए यरूशलेम में, और जो पुलिस है उसके साथ क्लैशेस हुए, क्योंकि इनको वो भर्ती करना चाह रहे हैं, ये भर्ती होना नहीं चाह रहे, ये कभी भर्ती नहीं होंगे, तो पुलिस के साथ क्लैशेस हुए। तो ये मसला इजराइल के जो है वो साथ साथ चल रहा है, और जो ही जंग खत्म होगी ना रीजन में, तो फिर इजराइल के अंदरूनी मसाइल जब वो और ज्यादा सर उठाएंगे। अच्छा, साथ ही एक और फटा पड़ गया है, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, जिसने ट्रंप को डैडी भी कहा, इसने जनाब एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इसने कहा कि इटली ने बहुत साथ दिया अमेरिका का, और 500 त्यारे इटली से उन्होंने परवान भरी और जाकर ईरान पर जो अटैक किया। इटली ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कोई ऐसी हमने सपोर्ट नहीं दी। अब बहुत बड़ी ये ह्यूमिलिएशन है, बहुत बड़ी ये ह्यूमिलिएशन है कि इटली का फौरी बयान आया, उन्होंने कहा भाई हमने कोई ईरान जंग में हिस्सा नहीं लिया। और यहां पर जो अमेरिकन त्यारे उड़ते रहे वो सिर्फ लॉजिस्टिक बुनियादों के लिए थे, लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट के लिए थे। फाइटर जेट्स यहां से नहीं उड़े जिन्होंने जाकर बमबारी की। कितना बड़ा एक फर्क है कि वो कह रहा है यहां से अटैक हुआ, इटली कह रहा है यहां से कोई अटैक नहीं हुआ। आप जरा देखेंगे, कोई मुल्क अपने आप को पेश नहीं करना चाहता कि हम इस जंग में शामिल थे, कोई मुल्क अपने आप को पेश नहीं कर रहा। और अभी 48 घंटे पहले इटली का और ट्रंप का क्लैश हुआ है, तो इटली यानी अपनी पोजीशन पर खड़ा है कि भाई हम इस जंग में हिस्सेदार नहीं थे। गो कि अगर वो होंगे भी सही, लेकिन कोई भी खुलकर अपने आप को इस तरह पेश नहीं करना चाहता कि हम इस जंग के हिस्सेदार थे। और इटली नहीं होगा, क्योंकि अगर इटली ने बेइज्जती दी होती तो फिर ट्रंप क्यों कहता इटली को? ट्रंप तो अप्रिशिएट करता। फिर उसका इटली से जो फटा हुआ है, इट्स मीन कि इटली ने कुछ जो वो वहां पर रिफ्यूज किया इनको। ये बयान देखें और सोचें और गौर करें कि जब एक सुपर पावर नाक उसकी जो है ना उसका गुरूर तोड़ा जाता है और नाक के बल वो जमीन पर गिरती है सुपर पावर, तो वो कैसा मंजर होता है। ये बयान देखें। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे इस इंतजामिया में बहुत बड़े जानिस्ट बैठे हुए हैं, उसी तरह वन ऑफ द जानिस्ट ही इज, और ईरान में डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए पूरा जोर लगाया, डॉलर को शॉर्ट किया, जिसके लिए जनवरी में मुजाहरे हुए। पहले उनको कहा गया कि ये देखें लोग निकल आए हैं, आज़ादी हासिल कर रहे हैं, रजीम बड़ी जालिम है। बाद में खुद माना कि हमने डॉलर शॉर्टेज करके ये सारा कुछ किया। रोज ईरान पर सैंक्शंस लगानी, कोई कसर नहीं छोड़ी ईरान को कोलैप्स करने के लिए। आज बयान क्या दे रहे हैं? जब एक सुपर पावर नाक के बल जो है वो गिरती है जमीन पर, तो क्या होता है? कहते हैं ईरान को जो हमने इजाजत दिया, ईरान ने ऑयल बेचना शुरू कर दिया है, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, और ये बहुत अच्छा हो रहा है, इससे हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है। ईरान ऑयल बेच रहा है, हमारे डॉलर में बेच रहा है, सो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है। ये आज पता चला है कि अगर ईरान का ऑयल हम बेचने देंगे तो हमारा डॉलर मजबूत होगा। जरा रशिया के ऑयल से भी पाबंदियां जब हटा दें, यानी आप इनकी हालत आज देखें कि अब इनके पास कोई बयानियां नहीं है, कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जो इतने दहाइयों तक उनके ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा के रखी, तब नहीं पता था कि हमारा डॉलर जब कमजोर हो रहा है। अब जो एसेट्स हैं वो देने की भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सैंक्शन खत्म करने की भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बात यह कि ईरान ने ये लड़कर हासिल की है। अभी भी देखें ना, अगर डॉलर ही मजबूत करना है तो मुकम्मल आजादी दे दें, फिर क्यों कह रहे हैं कि हम आरजी खोले हुए हैं? फिर आरजी सैंक्शन रिलीफ क्यों दिया? आप कहेंगे भाई बस ठीक है, रिलीफ हो गया अब ईरान को, और रशिया पर सैंक्शन खत्म करें, वो भी डॉलर में आकर जब ऑयल बेचेगा। सो एक्चुअली तो ये बात ठीक है, एक्चुअली तो ये बात ठीक है। सैंक्शन अमेरिका और वेस्ट को नुकसान दे रही हैं। ओवर यूज ऑफ सैंक्शन एंड ओवर यूज ऑफ डॉलर एज अ वेपन वेस्ट को नुकसान दे रहा है। बट यह है कि ये इन्होंने सैंक्शन इसलिए खत्म नहीं की कि इनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि हमारा डॉलर कमजोर हो रहा है, बल्कि ईरान ने फतह करके ये सैंक्शन रिलीफ लिया है। असल बात ये। ईरान, अच्छा, मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट जारी की ईरान के खिलाफ कि ईरान जो है और इसकी जो प्रॉक्सीज हैं ये रीजन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ईरान के आगे से स्टेटमेंट आई कि जब तक अमेरिका है और उसकी प्रॉक्सी इजराइल है और जो कुछ वो रीजन में कर रहे हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक रीजन में अमन नहीं होगा। सो मार्को रूबियो साहब यहां पर मामला ठंडा करने आए हैं या मतलब और ज्यादा इसको भड़काने के लिए आए हैं? हिजबुल्लाह के खिलाफ भी बयान दे दिया, ईरान के खिलाफ भी बयान। आप देखें जेडी वैंस ने कोई ऐसा स्टेटमेंट जब नहीं दिया। तो ईरान के वजीर खारजा का सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा से रब्ता हुआ। तो ये देखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और वो आगे बढ़ रही है। MOU और बाकी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो देखें ना, जो उर्दुगान बात कर रहे हैं कि अरबों ने, पर्शियंस ने, तुर्कों ने, कुर्दों ने मिलकर एक प्लॉट को नाकाम बनाया है, एक मंसूबे को नाकाम बनाया। सो ये रियलाइजेशन है सऊदी अरेबिया में, कतर में, तुर्की में कि ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं थी, ये हम सब के खिलाफ जंग थी। लड़ी ईरान के खिलाफ जा रही थी, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आने थे वो हम सब के लिए आने थे। ये रियलाइजेशन है वहां पर, इसलिए तो उर्दुगान ये बात कर रहे हैं। तो ईरान ने ऑफ शोर ऑयल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पर्शियन गल्फ के अंदर डिप्लॉय वहां पर जो वो इंस्टॉल किए हैं,
और इधर इजरायली मीडिया कह रहा है कि द सिक्योरिटी अपरेटस इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद यमन। अच्छा, अब यमन का क्या मसला? अब ये कह रहे हैं कि यमन इलाक से हमारे पर अटैक करने जा रहा है। इन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि यमन की जो फ्लाइट्स वहां से आ रही हैं उसमें ये अपने जंगजू भेज रहे हैं जॉर्डन में, और वहां से इलाक पर हमारे पर अटैक करेंगे। यमन ने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है, और यमन ने बताया है अंसारुल्लाह ने कि जो फ्लाइट्स यहां से आ रही है, एक सिविलियन फ्लाइट यमन से जॉर्डन जा रही है, वो फ्लाइट अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले एरिया से नहीं जा रही है। जो दूसरी हुकूमत कायम है दूसरे हिस्से में, जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, वहां से वो फ्लाइट जॉर्डन जा रही है, और उसका पर्पस ओनली ह्यूमैनिटेरियन है, वो अंसारुल्लाह के कंट्रोल में नहीं है। सऊदी बैक्ड हुकूमत जो है वहां से वो फ्लाइट है, और वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए। इन्होंने यानी कोशिश की है कि जॉर्डन को भी कहीं शामिल करें दरमियान में, और जी यहां से हमारे पर अटैक होने जा रहा है। तो यमन इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया, बट ये देखिए कि ये अगला अपना फ्रंट ढूंढ रहे हैं कि जहां पर जाकर इन्हें बमबारी करनी है, क्योंकि इनको मुसलसल डेथ और डिस्ट्रक्शन देखनी है, इनको मुसलसल तबाही लानी है, और इनका कोई काम नहीं। कोलंबिया के जो नया सदर आया है उसने आते साथ ही क्या बयान दिया है? हम इसराइल के साथ सबसे ताकतवर तरीन ताल्लुक बनाएंगे लाइक नेवर बिफोर, और इसराइल जब वो हमारे ऊपर एक एज अ लॉयल फ्रेंड जो है वो रिलाय कर सकता है। अब मुझे ये बताएं कि कोलंबिया का सदर आया, कोलंबिया के इतने मसाइल हैं, आते साथ ही उसको इसराइल के हक में बयान क्यों देना पड़ा? भाई उसने ये तो नहीं कहा कि हम बरतानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, हम फ्रांस के साथ बनाएंगे, हम कनाडा के साथ बनाएंगे, नहीं, इसराइल के साथ बनाएंगे। तो जाहिर है कि ये इसराइल का इंस्टॉल किया गया है, और आप देखिए कि इस तरह से ज़ायनिस्ट जो है वो दुनिया में रिजीम चेंजेस करके, अब जैसे वेनेजुएला में की गई, अब कोलंबिया में की गई, और दोनों आप देखिए कि फ़लस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। सो लैटिन अमेरिका में इनका ग्रेट गेम जो है जारी है, लैटिन अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी ये मुकम्मल इन्वॉल्व हैं। अब इसराइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डायमंड है, और इसराइल में एक भी डायमंड की कान नहीं है, वो सारा ये अफ्रीका से निकाल रहे हैं और लैटिन अमेरिका से निकाल रहे हैं। ये लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो दिमित्री मेदवेदेव का स्टेटमेंट है, और उनका है कि वेस्टर्न जो बेसिस हैं ये असल में इंटरनेशनल और रीजनल इंस्टेबिलिटी का ये सबब है, और यूक्रेन की जो मिलिटराइजेशन हो रही है वेस्ट जो कर रहा है, ये रशिया को कंटेन करने की एफर्ट है, और रशिया इज रेडी टू फाइट फॉर द जेन्युइन इंटरनेशनल इक्वालिटी एंड कंप्लीट रिजेक्शन आफ्टर न्यू कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। नई कॉलोनियल जो प्रैक्टिसेस हैं वो करने की कोशिश की जा रही है, इससे हम लड़ेंगे। रशिया ये कह रहा है कि इससे हम लड़ेंगे। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। आप राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।